नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संतोष फिर आप लोगों को कुमार सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। और जेएसएससी के सीजीएल के संबंध में जो पेपर थर्ड है उसके संबंध में आज बात करेंगे। जैसा कि मैं सोचा हूं कि जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट क्यों ना किया जाए। जो अब पहले जो प्रीवियस सेट है उस पर डिस्कस करें। बाकी जेएसएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन ली गई है उन सभी प्रैक्टिस इस सेट को बनाकर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि स्कोरिंग आपकी बहुत बेहतर होगी। अब प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा, एक बेहतर तरीका ईजाद करेंगे। एक ये होगा कि मान लीजिए जो साथ ही जेएसएससी के साथ साथ जो जेपीएससी की भी जो एग्जामिनेशन ली गई है, वनडे एग्जामिनेशन है तो इसलिए नहीं कसनी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग होता है, लगभग वही चीज़ें पूछी जाती है, कुछ अलग कुछ टॉपिक को छोड़ के। तो उन सभी चीज़ों को हम लाएंगे और प्रैक्टिस इस संदर्भ में हम करेंगे कि एक प्रश्न को यदि हम डिस्कस करते हैं तो उससे संबंधित जो भी तथ्य है मैं आपको बता दूंगा, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। इससे ये होगा कि यदि वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और उसके बदले कोई भी यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कंफर्म रहिए कि आपके प्रश्न गलती नहीं होंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। आज जो है एक डेमो की तरह दे रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, जिससे मनोबल बढ़ेगा और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस सेट हम इसका ला सकें और जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे नए बंधु हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें कि आपको समय पे है, आपको सब कुछ मिले और साथ में आप अपने जो तैयारी है एक सही दिशा में एक सही रणनीति से कर पाएँ, एक रिवीजन है वो अच्छी तरह से कर पाएँ। इसलिए चलिए जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बिल्कुल कमेंट कीजिए कि कहाँ गलती हो रहा है, आप लोगों को कहाँ कठिनाई हो रही है, सभी पे चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एज ए डेमो। यदि अच्छा लगा तो प्रीवियस सेट के साथ हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे और बेहतर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं। जैसे मेरा पहला प्रश्न है कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगा। यानी 1922 में संविधान की जो मांग चल रही थी 1922 से पहले, उस आधार पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कहा मांग की थी कि भारत की जनता ही स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। देखिए हुआ क्या था, देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है जो संविधान की मांग है, यदि 1885 1855 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है उसके बाद भारत में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। यानी राजनीतिक जो चेतना है वो जागृत होता है और भारतीयों के मन में यह धारणा बनने लग जाता है कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करें। तो इस आधार पे, इस अवधारणा पे देखते हैं कि 1895 ईस्वी में जो है 1895 में 1895 में जो है स्वराज विधेयक में जो है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, आप लोग लिखते चले जाइएगा, जिससे ये होगा कि संबंधित सब तथ्य आप एकदम देखिए कितना बम्पर तैयारी हो जाएगी आपकी। तो 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक पारित किया गया था उसमें भी संविधान की मांग की गई थी। फिर देखते हैं कि 1922 ईस्वी में 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय के संविधान जो है, जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों के इच्छानुसार ही बने। यानी भारत की जो जनता है वो अपने भविष्य का निर्धारण खुद करेगी। और गांधी जी के ये व्यक्त होने के बाद कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है भारतीयों के द्वारा किया जाए, और उनका यह मत था कि भारतीयों की इच्छा के ध्यान में रखते हुए जो ब्रिटिश संसद है भारतीय संविधान को पारित करे। महात्मा गांधी के इस मांग को भारतीय संविधान की मांग के लिए उत्प्रेरित करता है।
फिर देखते हैं उसी प्रकार आप 1924 में यदि देखें तो मोतीलाल नेहरू भी ब्रिटिश से मांग करते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हो वो संविधान सभा में हो, संविधान सभा में हो। जो 1922 कौन कहते हैं? ये मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि संविधान सभा की मांग जो है यदि देखते हैं कि तो 1924 में करते हैं। इसके बाद जो है औपचारिक रूप से जो संविधान सभा का कर दिया जाता है वो साम्यवादी जो नेता थे एम.एन. राय द्वारा। फिर 1934 में जिसका मूर्त रूप जो है आपके जवाहरलाल नेहरू देते हैं और कहते हैं कि भारत के भाग्य की जो एकमात्र निर्णायक भारतीय जनता है और जनता को संविधान निर्माण करने और पूर्ण करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो तीन तरह से। एक तो आप देख लिए कि किसने कहा कि संविधान की मांग भारतीयों की इच्छानुसार होनी चाहिए, महात्मा गांधी। देखते हैं पहला चीज़ आपने देखा ये। दूसरी देखिए कि स्वराज विधेयक में जिसे कब किया 1895 में। तीसरा पॉइंट यहाँ देखे कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक जो निर्देश तैयार किया गया। चौथा चीज़ देखें कि संविधान सभा की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो पहले प्रश्न से आप 4-5 पॉइंट देख लिए। अब आता है कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1945 यानी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एटली बनते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली बनते हैं वो एटली अपने मंत्रिमंडल से तीन सदस्य को क्या सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर को मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन से, क्योंकि वे कैबिनेट मंत्रिमंडल से आए थे इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया, और ये भारत आते हैं और उन्हीं के सिफारिश पे जो है भारत में जो संविधान सभा का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन के तहत ही कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आती है वो दो रिपोर्ट देती है। एक तो देती है कि भारतीय राज्य के प्रशासन के संबंध में, और दूसरा देती है संविधान सभा के गठन में, संविधान सभा के गठन के रूप में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैबिनेट मिशन जो वहाँ के जो कहते हैं कि भारतीय रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे संघ में अपने समय करें या ना करें, तो इस तरह की जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो दी गई। कैबिनेट मिशन के सिफारिश में जो संविधान सभा का गठन किया गया उस संविधान सभा में वो भी निर्धारित किए कि 10 लाख की जो जनसंख्या है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो है निर्वाचित किए जाएंगे। तो ये कैबिनेट मिशन की ही सिफारिश पे ये किया गया। कांग्रेस इस योजना को जो है स्वीकार किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा जो है कैबिनेट मिशन का जो है विरोध करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण जैसे कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन को मांग जो कर रहे थे, ये कैबिनेट मिशन जो है इसका मान्यता नहीं देता है, जिस कारण से उन्होंने कैबिनेट मिशन को विरोध करते हैं। और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही, कैबिनेट मिशन के आधार पे ही देखते हैं कि जो चुनाव होता है, अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, वो सब जो है कैबिनेट मिशन के बाद ही संविधान सभा में क्रियान्वयन स्टार्ट किया जाता है। यदि हम यहीं पे कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन गठन किसके सिफारिश पे हुआ, कैबिनेट मिशन योजना। मैंने कहा कि मार्च 1946 में ये जो है यहाँ आ गए थे, मार्च 1946 में जो है ये आए। आपसे हम पूछे जाते हैं कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आए थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया
किसने संविधान के देसी रियासत में जो है वो भाग नहीं लिया। तो संविधान सभा में यदि देसी रियासत ने भाग नहीं लिया, वो था हैदराबाद। जो हैदराबाद की रियासतें थी वो रियासतें जो है वो भाग नहीं लिए। यदि रियासतें देखें तो सबसे, यदि चाहे वो अलवर की रियासतें हैं उन्होंने भाग लिया, एक प्रतिनिधि भेजे थे। यदि हम देखें तो मैसूर के जो थे वो उन्होंने भाग लिया, 7 प्रतिनिधि उनका था। ट्रावनकोर जो था वो 6 था, 7 मैसूर सबसे एम टी मैसूर की रियासतें और ट्रावनकोर की रियासतें, इसके 7 प्रतिनिधि थे, इसके 6 प्रतिनिधि थे। तो इस प्रकार जो है यहाँ से प्रश्न यदि पूछे तो आप इसको याद देख लेते हैं। या आप एक चीज़ और याद करके देख सकते हैं कि मैसूर ट्रावनकोर, आप जानते हैं कि संविधान सभा जिस समय हमको स्वतंत्रता मिली थी, जब स्वतंत्र हम लोग हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारत में जो है टोटल 542 देसी रियासतें थी। और इस 542 में जो है 539 ये भारत में विलय हो गए थे, अपना विलय को स्वेच्छा से कर लिए थे। लेकिन 3 रियासतें थी, जो 3 रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये 3 रियासतें थी जिन्होंने स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ के लिए क्या हुआ, जनमत का संग्रह हुआ, जनमत संग्रह के द्वारा इसे मिलाया गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जूनागढ़, जौ माने जूना और जौ माने जनता, जनमत का संग्रह। इसके बाद हुआ जूनागढ़ देख लिया। इसके बाद आता है हैदराबाद, इसमें पुलिस कार्रवाई की गई और इसके लिए एक ऑपरेशन चला गया था, वो था ऑपरेशन पोलो। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद जूनागढ़ जनमत के आधार पे हुआ। जो पुलिस कार्रवाई के कारण हैदराबाद को विलय किया गया, ऑपरेशन विलय चलाया गया। और जो जम्मू कश्मीर था, उस जम्मू कश्मीर के रियासतें जो है पाकिस्तान जो काबलाई के आक्रमण के कारण वह विलय पत्र पे जो है साइन कर देता है और इस प्रकार ये तीनों भारत में विलय हो जाते हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये अभी इतना, बाद में फिर जब चलेंगे ये आपके संघ और उसके राज क्षेत्र में, तो फिर वहाँ कोई टॉप क्वेश्चन आएगा तो फिर हम आपको इस पर डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया क्या। अब यहाँ से प्रश्न तीसरा नेक्स्ट देखेंगे, चौथा कहता है कितने भागों में भारतीय संविधान को किया गया। तो कितने भाग हैं, तो यदि हम देखें तो भारत में यदि क्रमानुसार यदि चलें तो टोटल 22 भाग हैं। ऐसे कुल मिला के यदि देखें तो 25-26 भाग यदि हम देखें तो होश है, लेकिन मुख्य रूप से यदि भाग देखें तो 25 है। जैसे 9 का ख, पहले 25 था, अब एक 26 भी कह सकते हैं क्योंकि 9 का ख जुड़ गया है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मुख्य भाग्य जो है हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे भाग 1 में जो है क्या है, भाग 1 में हम चलते पहले ही क्या है, भारत में जो है संघ और राज्य क्षेत्र। तो जब भी हम भारत की बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, संघ के नाम और राज्य क्षेत्र जो उसकी स्थापना है ये सभी। तो जो भी पहली बात करेंगे हम संघ राज्य क्षेत्र की बात करेंगे भाग 1। भाग 2 में जो है नागरिकता, यानी पहला हम बात किए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब ये यूनियन टेरिटरी में रहता कौन है, नागरिक। ठीक, याद हो रहा होगा। पहला में हमने स्टेट को देखा, दूसरा में मैंने नागरिक यानी स्टेट के जो रहने वाले हैं उनकी नागरिक को देखा। भाग 2 याद हो गया। भाग 3 में क्या है, वो जो नागरिक हैं उनका तो कोई अधिकार होगा, वो अपने अधिकार के लिए करेंगे। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार की चर्चा है। जो मौलिक अधिकार है, जो लोग हैं उन लोगों को अधिकार की बात करते हैं, तो उनके जो कल्याण की, जो अधिकार के साथ साथ लोगों का जो कल्याण की बात करेंगे वो हम करेंगे 4 में। याद हो गया। 1 में क्या है,
स्टेट। 2 में क्या है, स्टेट में जो लोग रहते हैं वो अपनी नागरिकता की बात करेंगे। भाग 3 में क्या है, जो नागरिक हों वो अपने अधिकार की बात करेंगे, मौलिक अधिकार। 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो अधिकार है इसके ठीक नीचे उसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें हम सामाजिक की जो आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाली जो सिविल संहिता ये सब निर्माण करें, यानी कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना करने की अवधारणा है वो 4 में ही हम देखते हैं। 4 में ये देखिए। 5 में क्या है, जब राज्य की नीति निर्देशक तो देखते हैं तो 4 में फिर 4 का क, यानी राज्य की नीति निर्देशक 4 और 4 के बाद 4 का क। 4 के क में क्या है, यानी नागरिक का तो अपना कुल कर्तव्य होगा, यानी कर्तव्य की बात करते हैं। यह पहले नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 1976 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 4 तक याद है। इसके बाद 4, 5 भी है, 6 सब है। जैसे 5 में यदि हम संघीय कार्यपालिका ये सब की चर्चा है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रश्न यहाँ से नहीं आएंगे। तो 1 से लेके 4 के क तक आपको याद रखना है। फिर आपको डायरेक्ट आ जाना है 9 में क्या है, पंचायती की बात की गई है। 9 में क्या है, 9 में पंचायती बात है, यानी इसका जो अनुच्छेद यदि हम देखें 443 से लेके 243 से लेके 243 का अ तक इसमें। तो 9 हमेशा याद रखिए, 9 पंचायत। 9 के पंचायत के बाद ठीक हम आते हैं 9 का क, और इसमें हम बात करते हैं नगर निगम। ठीक, आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा पंचायत, इस पर और विशेष जानकारी का, अभी सिर्फ भाग चल रहा है तो यहाँ से भी इतना रखिए। 9 में पंचायत, 9 के ठीक नीचे नगर निगम, पंचायत के ठीक ऊपर नगर निगम, तो 9 के क में नगर निगम। अब इसी में एक नया चीज़ जोड़ा गया, 9 का क के बाद 9 का ख। 9 का ख क्या है, सहकारी समिति। 9 का ख में क्या है, सहकारी समिति, जिसे जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में इसे जो है इसके द्वारा इसमें समाहित किया गया। इतना देख लिए 9 का ख। 10 में आता है जो है SC ST की जो प्रशासन के संबंध में है। 10 में जो भाग है उसमें है SC ST के जो क्षेत्रीय प्रशासन है इसके संबंध में। यहाँ से देखने के बाद 10 के देखने के बाद आ जाते हैं 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग से जितने भी संबंधित है, यानी आर्टिकल 325 से लेके 329 तक इस 15 में है निर्वाचन। इसके बाद आते हैं 18 मतलब आपातकाल। इसके बाद हम याद करते हैं 20 में क्या है, संविधान संशोधन। भाग में आपको यदि इतना याद है, कन्फर्म रहिए 100%, इससे बाहर भाग यदि कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं आएगा, यानी आपका नहीं छूटेगा। 1 2 3 4 का क। ठीक, इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं 9 का क, 9 का ख, 9 का क, 9 का 9 का क, फिर 9 का ख, इतना याद रखना है। फिर 1 10, इतना के साथ साथ हम याद किसको रखेंगे, 10 के बाद 15, फिर 18 और 1 20। इतना आपको भाग याद रखना है। यदि इतना भाग याद है आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के मिति मार्ग सूक्त सप्तमी 2006 अंगीकृत विक्रमी को, यानी
अच्छा विक्रमी को क्या कहा जाता है? तो आप लोग शायद प्रस्तावना देखे होंगे, पढ़े भी होंगे कि प्रस्तावना जो उद्देशिका जिसको कहते हैं, कि इसमें लिखा हुआ है कि हम पढ़ रहे हैं, एक ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता फिर कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो पहले तो ये देख लें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंगीकृत फिर अधिनियमित फिर आत्मप्रीत करते हैं बी। ये प्रस्तावना है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रस्तावना में हमने कहा, यदि यहाँ तक कि के मुंशी भी कहे थे कि प्रस्तावना जो है हमारे जो संप्रभु है, जो प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, उसकी जन्म कुंडली है या आत्मा है। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आज हमको डिस्कस कर लेना है यहीं, फिर आगे जो होगा। जो प्रस्तावना के आदर्श हैं, एक बार प्रस्तावना आप लोग किताब में देख लीजिएगा। जो आदर्श हैं, जो आकांक्षाएं हैं, आदर्श हमारे 5 हैं, आकांक्षाएं जो है जो 4 है। आदर्श जो 5 हैं वो क्या हैं? वो 5 हमारे हैं संप्रभुता, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो लिखा हुआ है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। जो 4 आकांक्षाएं हैं वो क्या है? न्याय, क्या है? स्वतंत्रता, क्या है? समता और क्या है? बंधुता। ये चीज़ें जो है आकांक्षा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक तो शब्द को याद रखिएगा, एक सीक्वेंस रखिएगा। जैसे ये सीक्वेंस पूछा है अंगीकृत अधिनियमित आत्मप्रीत, ये प्रश्न अभी पूछे नहीं गए हैं लेकिन बन सकता है, इसलिए मैंने सेट किया। प्रश्न पूछे जाते हैं कि संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि न्याय जो है कितनी प्रकार के हैं? तो न्याय क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 तरह का न्याय। कहता है स्वतंत्रता कितनी प्रकार का? प्रस्तावना में चर्चा है। तो स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की। इसका पूछता है समता कितने प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये इतना यदि आप याद करके रखते हैं प्रस्तावना से आपके एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरी बात चीज़ें क्या है कि जो स्वतंत्रता है, आपके क्षमता है और जो बंधुता है, जो 4 आकांक्षाएं हैं, ये 4 आकांक्षाएं जो है वो फ्रांस की क्रांति 1789 और 1795 के बीच जो हुई थी फ्रांस की क्रांति, उस फ्रांस की क्रांति से प्रेरित थी। यहाँ से पूछता है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता किससे प्रेरित है? जो है वो कहाँ से? तो फ्रांस की क्रांति, याद रखिएगा। और जो न्याय है वो कहाँ से है? जो न्याय है वो कहाँ से? तो उसको याद रखिए, रूस की क्रांति। ये कब? 1917। तो डेट नहीं कब है, लेकिन ये याद रखिएगा, रूस की क्रांति से न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो है फ्रांस की क्रांति से। बाकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो पहले जो
थे हम देखते हैं कि पहले संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरलाज 1973 के द्वारा उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक भारतीय संविधान के आधारभूत जो ढांचे है उसका हनन नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 1976 के द्वारा जो है 1976 में जो है 1976 में है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है इसमें जोड़ दिया गया। जो समाजवादी शब्द है जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, वह 3 जनवरी 1977 को संविधान की उद्देशिका में अंतर स्थापित किया गया। मतलब जो तीनों शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो संशोधन किया गया, उसे 3 जनवरी 1977 को जो है इसे उद्देशिका यानी प्रस्तावना यानी प्रेम्बल्स में अंतर स्थापित कर दिया गया। अब यहाँ से जो भी प्रश्न आपसे सीजीएल में पूछे जाएंगे, वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इससे बाहर प्रस्तावना में एक भी प्रश्न गारंटी है नहीं पूछेगा वनडे एग्जामिनेशन। तो मुझे आशा करते हैं कि प्रस्तावना के आपने लोगों ने जितना बताया है नोट डाउन कर लिए होंगे, जो एक्स्ट्रा होगा कॉपी में या आपके बुक में ही अपडेट कर लिए होंगे। अब यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया। तो हम देखते हैं कि भारत में जो खैर इतिहास में जब और ज़्यादा कहे यहाँ पे टू द पॉइंट चलें कि भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। पुर्तगाली के आने के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, इसके बाद आते हैं फ्रेंच। पुर्तगाली जो सर्वप्रथम भारत आए, तो देखते हैं कि यहाँ से एक और प्रश्न यहीं पे हम बता दें कि पुर्तगाली का जो पहला फैक्ट्री खोला गया, क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए यहाँ देखिए पुर्तगाली का कहाँ, पीके मतलब पुर्तगाली का कहाँ, कोचीन। दम DUM दम डच, डच का कहाँ, मछलीपट्टनम। EM इंग्लिश का कहाँ, ES अंग्रेज, यानी ये कहाँ, सूरत। PK दम ES फिर FS जो फ्रांस था, वो भी पहला फैक्ट्री सूरत में ही अपना ये करते हैं। ये पुर्तगाल 1505 ईस्वी में कोचीन पहला फैक्ट्री करते हैं। ये ट्रिक है, याद रखिए। PK दम मारो। डच जो है मछलीपट्टनम में किए, इंग्लिश जो है अंग्रेज जो है सूरत में ही, और फ्रेंच जो है सूरत में ही अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करते हैं। बाकी जब हिस्ट्री के सेक्शन आएगा तो उसमें जब पुर्तगाली का और प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जो पहले गवर्नर थे अल्मेडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाए, पुर्तगाल के पहले जो गवर्नर थे अल्मेडा, यानी 1505 से लेके ये थे 1505 यानी 9 तक, 1509 तक, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाए यानी शांत जल की नीति लाए। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद वास्तविक यदि संस्थापक कहें पुर्तगाली का भारत में, तो वो थे हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 में आते हैं और 19 तक रहते हैं, और उन्होंने ही अल्बुकर्क ने ही जो है कोचीन में अपना पहला मुख्यालय करते हैं। और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो आदिल शाह सुल्तान थे उनसे ही गोवा भी जीते हैं ये अल्बुकर्क। इतना याद रखिएगा, बाकी नेक्स्ट जो होगा उसमें बताएंगे। अल्बुकर्क भारतीय सेना को भी, ये भारतीयों को अपने सेना में भी अनुमति देते हैं शामिल होने के लिए। तो यहाँ हो गया। नेक्स्ट जो है एक लास्ट क्वेश्चन हम आप लोग बता दें, क्योंकि ये डेमो है इसीलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, फिर तो लंबा एक सेशन होगा जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट करेंगे। सिख के कितने गुरु थे? तो सिख के जो है 10 गुरु थे।
यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शुरू का ही यदि हम लें तो सिख के जो 10 गुरु थे, जैसे नारा, जिसका सिख धर्म का यदि देखें तो गुरु नानक जी सिख धर्म का जो नींव रखे थे, गुरु नानक रखे थे, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था, मृत्यु आपके डेरावाला जहाँ है करतारपुर वहाँ हुआ था। और जो गुरु नानक थे उनकी उपाधि हज़रत रब्बुल मजीज़ था। ये लिखिए, इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए। गुरु नानक का जो उपाधि दिया गया था वो था हज़रत, गुरु नानक का जो उपाधि है हज़रत रब्बुल मजीज़, ठीक है, मजीज़। चलिए, तो हमने 10 गुरु हैं और 10 गुरु में जो है नारा, मैंने एक ट्रिक बताया, नारा में गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव। फिर आते हैं गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, फिर गोविंद सिंह। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए 5 का नारा, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। इसका भी ट्रिक है, उस पर विस्तृत हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों को बेहतर लगा हो इस प्रकार, यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस पूरा करवा दें, और यदि आप चाहते हैं कि आपका JSSC में 85% रहे, तो आप इस तरह यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपका सिर्फ प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, और हम गारंटी देते हैं कि आपकी जो स्कोरिंग है वो बढ़ेगी और आप अपने सफलता में सुनिश्चित होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट जो है, पहले तो टॉपिक वाइज दे देंगे, ये टॉपिक है, रिवीजन कीजिए, बाकी इस तरह के प्रैक्टिस है। और आप किताब में ही जो इसे मान लीजिए जो लूसेंट और जिनके पास ये है क्या कहते हैं क्रॉन है, उसमें ही जो हम बताएंगे अपडेट करते चले जाइएगा, तो रिवीजन में आपको अच्छा लगेगा। तो छोटा छोटा ही वीडियो हम लाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट होगा थोड़ा लंबा होगा, तो इसलिए देखना पड़ेगा। और एक एक तथ्य को यदि हम बता देंगे उससे संबंधित सभी चीज़ों को, तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इतना करके जाते हैं तो पेपर 3 में GS के पेपर में आपको छूने वाला कोई नहीं होगा, गारंटी, समझ गए। और यदि गारंटी देते हैं तो कोई तर्क है, इसलिए हम देते हैं, ठीक है। तो आप ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अध्ययन कीजिए, रिवीजन कीजिए, सेट प्रैक्टिस मारिए, और बिल्कुल शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। और कोई दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। धन्यवाद।